दोस्तों जिस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री का पीवाईक्यू डिस्कस किए थे और आज मेरे दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं आप लोगों का जियोग्राफी में किस प्रकार से पीवाईक्यू पूछे गए थे। और इसे देखकर दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है और हमें कितने करने की आवश्यकता है और हमारे फाइनल एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे हिस्ट्री और जियोग्राफी के बाद जो भी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं पीवाईक्यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले और कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर जाकर के बताएं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट की पीवाईक्यू चाहिए। तो आइए सर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और पूरा का पूरा दोस्तों आज हम लोग डिस्कस को जो करेंगे वो पूरा का पूरा मेरे भाई याद रखेगा आपका 70 मार्क्स का होगा। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये आप लोगों का जो मैप सेक्शन आता है ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स का मैप आती है। कभी कभी तो दोस्तों 7 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ मैप से पूछे जाते हैं और मैप मैं इतना सुंदर तरीके से बताता हूं, मुझे नहीं लगता है मेरे दोस्त कि हमारे पास पढ़ने के बाद यानी मैप का सेक्शन पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूट जाएगी, क्योंकि बच्चों की तरह मैप का क्लास मेरे दोस्तों 4 से 5 दिन तक हमारी चलती है, सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी का मैप का सेक्शन। तो आप भी चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से जियोग्राफी का साथ साथ ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो दोस्तों अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों अभी आप लोगों का ऑफर चल रही है, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मेरे दोस्तों आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपीज में। तो जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम मेरे भाई ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना करके अपने फाइनल एग्जाम में दोस्तों अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए सर मुझे पता चल गया मेरे भाई कि आप लोगों को मैप में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों ने देख ही लिए मेरे भाई। आइए गुरुजी सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर मैं आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारा प्रश्न मेरे भाई दिखाने के प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन है सर कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सा विचारधारा दिए गए थे। ग्रिफिथ टेलर का एक सेपरेट सा टॉपिक आता है, इस टॉपिक को भी दोस्तों आप लोग पढ़ लेंगे। तो बताएंगे सर ग्रिफिथ टेलर द्वारा जो विचारधारा दिया गया था उस विचारधारा का नाम था क्या, तो बताएंगे सर नव नीतिवाद। क्या मेरे भाई, नीतिवाद नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, नहीं मेरे भाई याद रखिएगा हमारा नव नीतिवाद होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं सर कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, बचपन में आप लोगों ने पढ़े होंगे, हमसे बेहतर शिक्षकों के पास पढ़े होंगे और हमसे बेहतर नॉलेज भी होगा आप लोगों को कि टोटल हमारे पूरे विश्व में 7 को दोस्तों क्या है महादेश है। यानी दोस्तों पहला ये हमारा दूसरा का ऑस्ट्रेलिया, हमारा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और दोस्तों हमारा एक आता है सर अंटार्कटिका। इस प्रकार से आपके पेपर में दोस्तों 7 महाद्वीप का कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आए मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों के सामने सबसे पहले दोस्तों महाद्वीप का नाम हमारे दिया हुआ है हमारा एशिया महाद्वीप। और दोस्तों हमारा एशिया कॉन्टिनेंट दुनिया का 7 कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, सॉरी बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कौन, अफ्रीका। इसके बाद हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट आता है, उसके बाद हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और हाँ ऑस्ट्रेलिया को ही हम लोग कभी कभी ओशनिया भी बोलते हैं। क्या मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया को ही हम लोग कभी कभी ओशनिया भी बोलते, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे छोटा अगर हम लोग बात करें तो मेरे दोस्तों अंटार्कटिका। क्या बताएंगे सर, सबसे छोटा हमारा महादेश कौन सा होगा, अंटार्कटिका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा महादेश, तो बताएंगे सर हमारा एशिया महादेश। इस महादेश के अंदर में दोस्तों हमारा 50 देश आती है, लेकिन 48 देश दोस्तों हमारे क्या है, आजाद है। लेकिन 2 देश हमारा मेरे भाई क्या है, तो बताएंगे सर 2 देश जो है अभी भी गुलाम है। इसलिए जब भी आप डाटा को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे भाई का 48 हमारा कंट्री शामिल है, कहां पे, एशिया कॉन्टिनेंट में। ओके आइए सर, तो आपसे पूछा गया कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, तो बताएंगे सर हमारा एशिया। सबसे छोटा पूछा जाता तो अभी लगाते सर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों पता है एग्जामिनर चालाक हो चुकी है, ऐसा नहीं पूछेगा मेरे भाई सबसे बड़ा सबसे छोटा नहीं, आपसे पूछा जाएगा विश्व में 7 महादेश में तीसरा नंबर पे कौन सा आता है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब तक मेरे भाई ये डाटा आपको याद नहीं रहेगी, तीसरा नंबर में पूछा जाएगा यूरोप बताना है, चौथा नंबर में पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका बताना है, 5वां नंबर में पूछा जाएगा दक्षिणी अमेरिका बताना है। इस तरह से मेरे भाई आप लोग चार्ट को हो सके तो चार्ट ले, क्या चार्ट को हो सके तो चार्ट ले, क्योंकि क्वेश्चन टपकेगी मेरे भाई, याद रखिएगा। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं
कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव विकास सूचकांक को जिससे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिए दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आखिर संस्थापक कौन है? तो बताएंगे सर हमारा डॉक्टर महबूबुल हक। याद रखिए मेरे दोस्तों, अल हक कभी बोलते हैं तो कभी उल हक बोलते हैं, तो मेरे भाई याद रखिएगा उल हक, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई? कौन है मेरे भाई? तो बताएंगे सर डॉक्टर महबूबुल हक, हमारा HDI जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या तो हम लोग मानव विकास सूचकांक बोलते हैं। इनका संस्थापक कौन है मेरे भाई? तो बताएंगे सर डॉक्टर महबूबुल हक। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये किस देश का निवासी है? तो हमारा दुश्मन सा देश पाकिस्तान। याद रखिए मेरे भाई, क्या? हमारा दुश्मन सा देश पाकिस्तान। तो दोस्तों ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये साल भर में दोस्तों एक बार डाटा बताया जाता है, और ये डाटा में दोस्तों सबसे पहला देश अगर है तो दोस्तों याद रखिए नॉर्वे। सबसे पहला देश कौन सा है मेरे भाई? नॉर्वे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर भारत में इसका स्थान कितना है, तो बताएंगे सर भारत का स्थान हमारा 130 या 131वें होंगे। कौन सा मेरे भाई? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस पर आधारित होती है? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, संसाधन तक पहुंचना, इन ऑप्शन नंबर हमारा डी। और इस तरह से हम बोल सकते हैं सर कि भारत से 129 देश क्या है, इन सब चीजों में क्या है, आगे है, और भारत और पीछे जाते रहेगा मेरे भाई। जब तक हमारे देश हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तब तक हमारे देश का जो विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संसाधनों तक जो पहुंच होती है, ये मेरे भाई याद रखेगा, ये तब तक हमारे पीछे नहीं हो सकती है जब तक दोस्तों ये हमारा जातिवाद खत्म ना हो जाए। आइए सर पूरा डिटेल्स में मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? खट्टे जैसे दोस्तों हम बोल सकते हैं हमारा ग्रेप्स, यानी दोस्तों हमारा बोल सकते हैं मेरे भाई क्या? अंगूर। तो बताएंगे सर हमारा भूमध्य कृषि। क्या मेरे भाई? भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? मतलब वो कौन सा उद्योग है जो अन्य फैक्ट्री के लिए कच्चा माल का उत्पादन करते हैं? तो बताएंगे सर हमारा आधारभूत उद्योग। क्या मेरे भाई? आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा क्या? सी। और हाँ मेरे दोस्तों ये स्वच्छंद जो उद्योग है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जब मैं कह दिया तो स्टाम्प पेपर पे स्टाम्प लगा के रख ले, पेपर में छपेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा क्या कि तृतीय क्रियाकलाप क्या है, ये बाद में हम लोग इसका आंसर करेंगे। ऐसा ट्रिक मैं बताने वाला मेरे दोस्तों कि मरते दम तक आप प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप को नहीं भूलेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले मेरे दोस्तों मेरे बात को गौर से सुनिएगा। जैसे मेरे दोस्तों ये किसान भाई है, किसान भाई क्या करेंगे मेरे भाई? कृषि करेंगे, यानी खेती करेंगे। तो खेती कहां पे आ गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा क्या आ गया भाई? प्राथमिक क्रियाकलाप में। खेती कहां पे आ गया मेरे भाई? प्राथमिक क्रियाकलाप में। एक बात और याद रखेगा, खेती क्या मेरे दोस्तों? गेहूं का उत्पादन हुआ। गेहूं से हमारा क्या बना मेरे भाई? तो बताएंगे सर गेहूं से हमारा आटा बना, और ये आटा से हमें बिस्किट बना। तो दोस्तों ये जो बिस्किट है ये हमारा क्या हो गया? द्वितीय क्रियाकलाप। क्या हो गया मेरे भाई? ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। दोस्तों ये तो बिस्किट बन गया, अब दुकान दुकान तक पहुंचाना होगा। क्या बोलिए ना भाई? दुकान दुकान तक पहुंचाना होगा। जब हम दुकान दुकान तक पहुंचाएंगे तो हम कंधों पर तो लाद कर नहीं ले जा सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए क्या? तो बोलेंगे सर गाड़ी चाहिए। क्या? गाड़ी। तो दोस्तों हमारा जो एक गाड़ी है मेरे भाई वो हमारा क्या हो गया? ये गाड़ी हमारा क्या हो गया? तो बताएंगे सर हमारा तृतीय क्रियाकलाप, यानी दोस्तों हम लोग तीसरी क्रियाकलाप भी बोलते हैं। क्या मेरे भाई? तीसरी क्रियाकलाप। दोस्तों मान के चलिए, गौर से सुनिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मान के चलिए दोस्तों हम लोगों ने कोई लकड़ी काटा, लकड़ी, जंगलों से कोई लकड़ी काटे, इस लकड़ी से दोस्तों हम क्या बनाएंगे? बोलिए ना मेरे शेरू शरणियों, इस लकड़ी से क्या बनाएंगे भाई? टेबल बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, या और भी फर्नीचर बनाएंगे। तो फर्नीचर हमारा क्या हो गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या हो गया? लकड़ी काटना, लकड़ी को काट करके चेयर, कुर्सी, कोई भी फर्नीचर बना लिए। इस फर्नीचर में बैठे और बैठकर मैं गिर गया, बैठकर हम क्या किए भाई? गिर गए, मेरा पैर टूट गया, हम कहां जाएंगे मेरे भाई? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर हमारा क्या हो गया मेरे भाई? तृतीय क्रियाकलाप। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? उम्मीद करें ना मेरे भाई कि क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद करें ना अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई? अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है?
आइए सर, मान के दोस्तों ये यही था हमारा लकड़ी को काट कर मैंने क्या किया भाई, फर्नीचर बनाया। फर्नीचर बनाने के बाद पैर में टूटा दोस्तों, हम गिर गए, गिरने के बाद मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। इसी तरह से दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारे गांव देहात में होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, और दोस्तों गांव देहात में हो जाने के बाद जब इसको शहर तक ले जाता है दोस्तों याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। जो लेकर जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर में दोस्तों बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे हमारा सेवा हो गया, व्यापार हो गई, उसके बाद हमारा सर शिक्षा हो गया। मतलब तृतीय क्रियाकलाप में सेवा किया जाता है, क्या मेरे भाई, सेवा दिए जाते हैं, जैसे हमारे इंटरनेट हो गई, सेवा दिए जाते हैं भाई, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया। बस इतना याद रखिए, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है ये गांव देहात में किए जाते हैं, जैसे लकड़ी काटना, खनन करना मतलब मिट्टी को खोदना। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है पशुपालन, पशुचरण, सुअर पालन, मछली पालन, ये सब किसमें आता है सर, प्राथमिक क्रियाकलाप में। पर आपसे क्वेश्चन पूछा था सर, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। दोस्तों सबसे पहले बताइए, आखेट करना। ये आखेट करना क्या मेरे भाई, शिकार करना। क्या मेरे भाई, शिकार करना। तो आपको लगता है मेरे भाई क्या जो हमारा शिकार करना है वो हमारा तृतीय क्रियाकलाप है? नहीं भाई, ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है। बुनाई करना ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप है। खेती करना ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है। पर व्यापार क्या है भाई, तो व्यापार बताएंगे सर हमारा तृतीय क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, किस देश में रेल मार्ग का जाल सबसे घना मतलब सबसे ज्यादा संघनतम है, डेंसिटी वाला है। मतलब रेल इस तरह से मेरे भाई, मतलब हर तरफ आपको देखने को मिलेंगे क्या, रेल का पटरी ही देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा गया कि वह कौन सा देश है जहां पर रेल की पटरियों की संख्या ज्यादा होती है, तो बताएंगे सर जो डेवलप होता है वही को बताएंगे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या बी इज द राइट आंसर। अगला है सर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, बाद में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक चार्ट लेकर आया हूं, चार्ट लीजिए, एक चार्ट लेकर आया हूं, चार्ट लीजिए मेरे दोस्तों। यूएनओ के बारे में मैं इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हूं। आपका पॉलिटिकल साइंस में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेपर में क्वेश्चन आएगी तो आप छोड़कर आ जाएंगे। इतना सुंदर तरीके से बच्चों की तरह मैंने आप लोगों को समझाया था। तो आखिर यूएनओ का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहां है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहां है मेरे भाई, तो वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका। विश्व बैंक अमेरिका है ना भाई। उसके बाद हमारे यूनिसेफ पेरिस फ्रांस में। उसके बाद आता है सर यूनिसेफ। देखिए दोस्तों, एक होता है यूनेस्को, ये हमारा क्या है, यूनेस्को कहां पे है, पेरिस में। यूनेस्को कहां है मेरे भाई, पेरिस में। लेकिन हमारा जो यूनिसेफ है वो कहां पे है मेरे भाई, अमेरिका में। मतलब आपको अधिकतर क्या दिखने को मिल रहा है मेरे भाई, तो बताएंगे सर अमेरिका। लेकिन ये दो चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल और जियोग्राफी दोनों में मेरे भाई। WHO और WTO ये दोनों क्या है मेरे भाई, स्विट्जरलैंड आपका जेनेवा में, ठीक है। पर आपसे यहां पे क्या पूछा गया, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है सर, तो बताएंगे सर हमारा जेनेवा। कितना सिंपल हो गया। जब हमारे चार्ट हमारे दिमाग पे होगी ना दोस्तों, जब हम चार्ट को चाट लेंगे ना, मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि आप प्रश्न को छोड़कर आ जाओगे। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन सा ग्रामीण आदिवासी में किए जाते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि गांव देहात में जो किए जाता है मेरे भाई, वो हमारा कृषि करना, लकड़ी काटना, खनन करना और मछली पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, यही सब किया जाता है मेरे भाई। कोई गांव देहात में कोई थोड़ा बड़ा बड़ा बिजनेस तो नहीं करता है ना, बड़ा बड़ा फैक्ट्री तो अपन नहीं करता ना मेरे भाई। तो बताएंगे सर गांव देहात में हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप किया जाता है। क्या मेरे शेरों सुनियो, गांव देहात में हमारा क्या किया जाता है, तो बताएंगे सर प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। और हाँ, ये तो मैं टेलर दे रहा मेरे दोस्तों। टेलर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मूवी देखना ना भूले, और मूवी देखने के लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने हमारा फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, जहां पे बच्चों की तरह दोस्तों आप लोगों को समझाया जा रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों क्लासेस होती है, और ये क्लास दोस्तों इतना सुंदर होती है जहां पे सबसे पहले चैप्टर समझा जाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, देन आप लोगों को डिस्कस किया जाता है सब्जेक्टिव। जब हमारे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ टेस्ट सीरीज, सारा वो चीज दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लेट ना करें, अभी दोस्तों ऑफर है, अपने हाथों से ये ऑफर को जाने ना दे। मात्र 399 रुपए में पूरा साल भर की दोस्तों आप स्टडी कर सकते हैं। आइए गुरुजी बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। दोस्तों धार्मिक मतलब एक तरह बोल सकते सर हमारा जो पूजा का स्थल है, तो बताएंगे सर हमारे जमशेदपुर, भिलाई,
और राउरकेला, ये तो सर हमारा स्टील है भाई, यहाँ स्टील का उद्योग है। क्या मेरे भाई, ये तो हमारा स्टील का उद्योग है। जैसे जामशेदपुर झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, वाराणसी दोस्तों हमारे क्या धार्मिक नगर है जो दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश मतलब दोस्तों क्या राजधानी कहां होती है, लखनऊ। लखनऊ कौन सा नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे, क्या गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला है सर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 8 क्वेश्चन बता रहा हूं, दिल के दरवाजे में बंद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आप पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, नहीं आएगा मेरे दोस्त, यकीन तो मानिए नहीं आएगा पेपर में। तो सर आएगा क्या, क्वेश्चन क्या आएगा, चुपके से बता रहा हूं, सुन लीजिए, किसी को मत बताइएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपने तो पहला और अंतिम याद करके रखे, सबसे बड़ा सबसे छोटा, बस तीसरा पूछेगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे, आप नहीं जवाब दे पाएंगे। अगर आप सिर्फ पहला और सबसे छोटा सबसे बड़ा सिर्फ याद करेंगे ना, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि आपको पूरा डिटेल्स में लेकर चलता हूं, ताकि आपके पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों, छोड़कर आना नहीं है। और मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग अगर हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक जुड़े रहेंगे तो कोई दोस्तों आपको रोक नहीं सकता 90% मार्क्स लाने से, जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ला चुके हैं भाई। ठीक है, इतना ज्यादा जो हमारे पास टॉपर्स आई है ना भाई, यूं ही नहीं आया मेरे भाई, सबका जियोग्राफी में पता है 90+ मार्क्स आए। आप लोगों को यकीन नहीं होगा मेरे भाई। हाँ, अगर यकीन नहीं होता है तो आप कम्युनिटी सेक्शन यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन पे जा करके देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स 99%, जी हाँ 99 मार्क्स लाए है दोस्तों जियोग्राफी में, 98 मार्क्स लाए है, 96 मार्क्स लाए है, 94 मार्क्स लाए है, 95 मार्क्स लाए दोस्तों। सिर्फ जियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट तो आप छोड़ ही दीजिए मेरे भाई, समझ रहे ना। इस तरह से दोस्तों आप भी अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और सही राइट डायरेक्शन, सही राइट गाइडलाइन देने वाले चाहिए। वो आपको मिसाइल क्लासेस दे रही है, इसलिए दोस्तों फटाफट जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लें। आइए सर, तो राज्य की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान, दूसरा नंबर में पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर में पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र, और चौथा नंबर में पूछा जाएगा तो दोस्तों आपको क्या बताना है, तो हमारा बताना है मेरे दोस्तों चौथा नंबर में क्या, तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो होगा हमारा कौन, उत्तर प्रदेश। दूसरा में कौन होगा सर, हमारा महाराष्ट्र, और तीसरा में हमारा होगा बिहार, चौथा में होगा सर पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, ये जो 4 राज्य है ना मेरे भाई, ये चार गो आप लोग एकदम अपने दिल के दरवाजे पे एकदम दोस्तों, अपने दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, समझ रहे ना। इस तरह से दोनों को दोस्तों क्या करना है, अपने दिल पे दरवाजे पे घुसा लेना है मेरे भाई। कहीं से भी क्वेश्चन आए मेरे भाई छोड़कर नहीं आना है। पूरे भारत की जनसंख्या का मेरे बताए 16.5% अकेले उत्तर प्रदेश के पास है, महाराष्ट्र में 9.3% है, बिहार में दोस्तों 8.6% है, पश्चिम बंगाल में 7.5% जनसंख्या सिर्फ पश्चिम बंगाल के पास है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे यही क्वेश्चन किया गया था मेरे भाई, क्या कि बताइए सर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अभी बताएं सर हमारा उत्तर प्रदेश। लेकिन मेरे दोस्तों आप लोग ये चार्ट को ना भूले प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग इस चार्ट को हो सके तो चार्ट लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन आप ये और ये नहीं पूछेगा मेरे भाई, आपसे चौथा नंबर तीसरा नंबर पूछा जाएगा। खैर चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई, भारत में जो नगर की जो जनसंख्या प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया कितना है, तो बताएंगे सर 31%। कितना मेरे भाई, 31%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात है सर प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोग आकर्षित करते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं भाई। प्रवास क्या है मेरे भाई, प्रवास होता है क्या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के बस जाना। प्रवास भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, इस पे हम छेड़खानी नहीं कर रहे नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो बताएंगे सर आकर्षक कारक बोलते हैं क्या मेरे भाई, आकर्षक कारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में साक्षरता दर स्त्री पूछे या पुरुष, स्त्री पूछे या पुरुष दोनों में दोस्तों आपको क्या बताना भाई, बताएंगे केरल ही बताना भाई। याद रखिएगा 97% व्यक्ति वहां शिक्षित है, मतलब 100 व्यक्ति में, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, 100 व्यक्ति में 97 व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कहां पे, केरल में। 3 व्यक्ति अनपढ़ है। अगर दोस्तों हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 100 में से 54 व्यक्ति पढ़ा लिखा है और 46 व्यक्ति अनपढ़ है। समझ सकते दोस्तों कितना हम लोग कमजोर है भाई झारखंड। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा सर, केरल हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। अगला इस बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सी है। दोस्तों भारत का 4 गो नगर अपने दिल के दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि भारत के 4 नगरों का नाम लिखे। क्वेश्चन आता है दोस्तों, हल्के में मत लीजिए, याद रखिएगा, याद रखना मेरे भाई। तो भारत का सबसे बड़ा नगर पूछा जाएगा तो दोस्तों आपको दिल्ली बताना है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा नगर पूछा जाएगा मेरे भाई, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। कभी मत समझिएगा कि मुंबई होगा, कोलकाता होगा या चेन्नई होगा। सबसे बड़ा दोस्तों हमारा क्या है, दिल्ली। गैदरिंग आबादी है भाई, गैदरिंग। तो 4 गो सर महानगरों का नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है। मेरे दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत जो होती है ना, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में होता है। कब होता है मेरे भाई, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है कब होता है मेरे भाई, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का शासनकाल भी याद रखिएगा, 1974 से 1979 तक। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 1974 से 1979 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारा हमारा हरित क्रांति है दोस्तों, ये हरित क्रांति कब होती है, तो 1960 के दशक में। क्या मेरे भाई, 1960 के दशक में, यानी 16 का हमारा जो बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, बी। याद रखिए दोस्तों, ऐसे माना जाता है, लेकिन रियलिटी दोस्तों हमारा ये है, इस बात को भी याद रखना है भाई। शायद मैंने गलत बोल दिया क्या भाई, एक बार देख लीजिएगा मेरे दोस्तों इसको, ठीक है ना। एक बार मैं ज्यादा बोल दिया क्या, 6 का बोल दिया शायद। तो 1960 के दशक में शुरू हुई थी, इस बात को याद रखना भाई, भूलना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा दोस्तों भारत में, क्या भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो बताएंगे सर डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन। अगर दोस्तों विश्व में पूछा जाएगा, यानी दोस्तों अगर हम पूछा जाएंगे विश्व की, क्या मेरे भाई, विश्व का पूछा जाएगा, गौर से सुनिएगा, अगर विश्व को पूछा जाएगा दोस्तों तो बताएंगे सर क्या, डॉक्टर बोरलॉग। क्या मेरे भाई, बोरलॉग। इस बात को याद रखिए, क्या मेरे भाई, डॉक्टर बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर स्वामीनाथन। भारत में पूरा विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर बोरलॉग को। क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़कर नहीं आना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा गया रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन है, इससे आप लोग सबसे पहले सुनिए। जिससे दोस्तों पानी निकलता है वो हमारा रोपण फसल कहलाता है। चाय से जो हमारे लिक्विड पदार्थ में होती है, जो हमारा तरल पदार्थ में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रोपण फसल। दोस्तों चाय पीते हैं, पानी टाइप का होता है भाई। रबड़ पानी टाइप का होता है, कॉफी पानी टाइप का होता है, कहवा, गन्ना, या दोस्तों याद रखिएगा सब क्या है, तो रोपण फसल है। पर मक्का दोस्तों हमारा एक प्रकार का क्या है, खाद्य फसल है। क्या है, खाद्य फसल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सी है मेरे भाई, तो दोस्तों आपको गंगा और यमुना बताना है। लेकिन अगर एक ऑप्शन रहे तो आपको यमुना बताना है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर भारत का प्रदूषित नदी है तो हमारा यमुना है। क्या मेरे भाई, यमुना है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन है सर, हल्दिया तेल शोध कारखाना कहां स्थित है, तो बताएंगे सर हल्दिया तेल कारखाना जो शोध है वो हमारे पश्चिम बंगाल में है। कहां मेरे भाई, बताएंगे सर कहां पे, पश्चिम बंगाल पे है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताएंगे सर झरिया जो क्षेत्र है वो दोस्तों हमारा झारखंड में पड़ता है। कहां पे, झारखंड में। पर झारखंड में कहां सर, हमारा धनबाद जिला में। कहां पे भाई, धनबाद जिला में एक जगह है दोस्तों झरिया, जहां पे कोयला सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला है सर बोकारो इस्पात केंद्र। 4 गो इस्पात केंद्र, जब दोस्तों हमारे देश आजाद हुई थी ना, 4 गो इस्पात केंद्र हुआ था भाई। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है, राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में, भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में, और दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में। चारों दोस्तों आप लोग अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा। तो बोकारो इस्पात जो था ना दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है कि बोकारो इस्पात जो थे वो क्या था, तो बताएंगे सर सार्वजनिक थे। याद रखिएगा सार्वजनिक का मतलब सबके लिए है, मतलब आम पब्लिक के लिए भी है भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है सर, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है सर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो क्वेश्चन नहीं पूछा भाई। यहाँ पे पूछा गया कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल हाईवे। याद रखिए दोस्तों, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सी है, तो बताएंगे सर सबका आंसर गलत है भाई आप लोगों का। नेशनल हाईवे जो है मेरे भाई NH44। क्या मेरे भाई, NH नेशनल हाईवे 44, जो दोस्तों याद रखिए दोस्तों कन्याकुमारी को दोस्तों श्रीनगर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा आपका बी हमारा सही तो हो जाएगा। अगला है सर, उत्तरी दक्षिण ग्लेशियर को जोड़ता है भाई। हमारा पूछा गया मेरे भाई 24 नंबर में, उत्तरी दक्षिण ग्लेशियर को कौन जोड़ता है, तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी। यही सर हमारा नेशनल हाईवे 44। क्या मेरे भाई, नेशनल हाईवे
4। मेरे दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं, अभी भी समय है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी भी आपके पास 6 महीना का समय है। अगर अभी भी आप कुछ भी तैयारी नहीं किए मेरे भाई, तो आप फटाफट जा करके अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले। बच्चों की तरह इसमें पढ़ाया जाता है, बच्चों की तरह इतना सुंदर तरीके से पढ़ाया जाता है। आप लोगों को कोई भी प्रश्न ना दोस्तों रट्टा नहीं लगाना होगा, एक बार में दोस्तों आप लोगों के दिमाग में ठूस दिया जाता है। मतलब इतना इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई होती है। सिर्फ पढ़ाई नहीं मेरे भाई, हमारे यहाँ पे दिमाग में कैसे फिट किया जाता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे क्लासेस में। इसलिए मेरे दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे बचे हुए समय में अच्छी तरह से तैयारी करना है, दोस्तों याद रखिएगा आज जिसके साथ घूम रहे फिर रहे ऐस मौज कर रहे, यही दोस्तों कल दिन जब आपके पास रिजल्ट होगी वो आपसे पूछेंगे कि कितना मार्क्स लाएं। उस समय दोस्तों आप सही तरीके से मार्क्स नहीं ला पाए तो आपको इतना बेइज्जती करेंगे कि आपको घर से निकालना बंद कर देंगे। कौन व्यक्ति? अरे वो व्यक्ति जो आपके साथ दिन रात घूमते थे। इसलिए मेरे दोस्तों ये जो समय बचा हुआ 6 महीना आपकी जिंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई इन समय को दोस्तों कीमती मानते हुए अपने भविष्य को भी आप लोग इस 6 महीने के अंदर में संवार सकते हैं। माना कि दोस्तों कागज एक हमारा रिजल्ट जो है कागज का टुकड़ा है, लेकिन इस कागज के टुकड़े के अंदर में इतनी ताकत होती है मेरे भाई कि खिले हुए चेहरे को हम मुरझा देते हैं और मुरझाए हुए चेहरे को हम खिला देते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को तय करना है कि आप रिजल्ट के दिन में अपने परिवार का सर झुकाना चाहते हैं या दोस्तों उठाना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि भारत के प्रथम रेल लाइन किस नगर के में निर्मित किया गया था। सबसे पहले भारत में रेल लाइन कब शुरुआत है मेरे भाई? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। कहा मेरे भाई? मुंबई से ठाणे के बीच में। कहा मेरे शेरों? मुंबई से ठाणे के बीच में। तो बताएंगे सर मुंबई से ठाणे के बीच में। ओके अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि कोलकाता बंदरगाह स्थित है कहां पे मेरे भाई? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित है। अगला है सर कि धारावी बस्ती कहां है? मुंबई में। धारावी बस्ती कहां पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का एक कारक है भाई? याद रखिए दोस्तों हमारा जो अम्ल वर्षा होती है SO2 NO2 आप लोग पढ़े होंगे ना मेरे भाई। अम्ल वर्षा बचपन में SO2 NO2 पढ़े ना मेरे भाई। जो हमारा SO2 होता है दोस्तों, आपसे पूछा कौन गैस से उत्पन्न होती है तो बताएंगे सर वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जियोग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है? एकदम दोस्तों स्टार लगा दीजिए और 200% की गारंटी दे रहा हूं आपके पेपर में छपेगा बाबू, याद रखेगा। 2026 के पेपर में फरवरी महीना में एग्जाम हो रही है, 13 फरवरी से आप लोगों का फाइनल एग्जाम है, इस बात को याद रखिएगा। वहां पे एकदम D2 स्टाम्प पेपर में मार लीजिए मेरे भाई कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगी भाई। तो बताएंगे सर हमारा वर्नियस ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सी है? तो जनसंख्या वितरण को मतलब जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का क्या क्या कारण है? पहला जलवायु, जहां का अगर जलवायु अच्छा ना रहे दूसरा जगह जाना पड़ेगा। जल की उपलब्धता, जहां पे हम है वहां पे जल अगर सही तरीके से नहीं है तो हम दूसरा जगह जाना पड़ेगा। मृदा, अगर हम यहाँ पे हैं खेती नहीं हो रही है तो यहाँ पे रह के कोई फायदा नहीं है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों के सामने 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अगला वीडियो में बताएं कि अगला वीडियो में कौन से सब्जेक्ट का मैं PYQ लेकर आऊं। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।